तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बजट 2026 की पोस्ट बजट चर्चा में। मैं निखिल हूं, मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल है। और आंचल, सबसे पहले हेडलाइंस के साथ शुरुआत बिल्कुल आए रुक करते पहले सीधे सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री ने आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया। पंजाब यात्रा के दौरान हलवारा लुधियाना सिविल टर्मिनल का भी किया उद्घाटन। श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, संत रविदास जी के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को जरूर पाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने बजट को बताया विकसित भारत के सपने का आधार। कहा, रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार देश को मिलेगी नई ऊर्जा और गति। भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से करेगा सशक्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को बताया ग्रोथ की गति बनाए रखने का रास्ता। कहा, बजट में स्ट्रक्चरल सुधारों, उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर। ग्लोबल चिप हब बनेगा भारत। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान। सर्विसेज सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। लखपति दीदी योजना का विस्तार। और बजट का चौतरफा स्वागत। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने बताया विकसित भारत का बजट। उद्योग जगत को भी रास आया बजट। कहा, शानदार है यह बजट। तो लगातार हम ये मैराथन कवरेज दिखा रहे हैं बजट 2026 से जुड़ी हुई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल। और रक्षा क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि 15% से ज्यादा आवंटन इस बार बढ़ाया गया है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है। और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को भी इस बजट में प्रमुख स्थान मिला है। और यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। मैं देशवासियों को देश हित में पेश हुए इस बजट पर हार्दिक बधाई देता हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता को ये बजट परिलक्षित करता है। रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से एक्सपेंसेस को बढ़ाया गया है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बताया है राजनाथ सिंह ने। और अब अश्विनी वैष्णव क्या कहेंगे
जी आप बताएंगे। बिल्कुल, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है और वहीं आज पेश आम बजट में क्या कुछ खास रहा, इस बारे में रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बात की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं राजेश राज और हमारे साथ हैं खास मेहमान देश के रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, बजट पर खास तौर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज में। सर, कहा जा रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2 लाख करोड़ से सीधा 12 लाख करोड़ की छलांग उसने लगाई है। 2014-15 में 2 लाख और अब 12 लाख करोड़। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें देश में पूरी तरह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। इसीलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी हम हमारी मूलभूत सुविधाओं पे कितना खर्च करते हैं उसको 2 लाख करोड़ से बढ़ा के 12 लाख करोड़ किया है और उसका बेनिफिट आपको सब जगह दिखाई देगा। किस तरह से 58,000 किलोमीटर हाईवे बने, किस तरह से 35,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। ये सब जो आप इतना बड़ा परिवर्तन देश में देख रहे हैं और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसके कारण रोजगार में बहुत वृद्धि हुई है। आप अगर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड अगर देखें तो आज ऑन एन एवरेज महीने में 20 लाख नया रोजगार क्रिएट हो रहा है फॉर्मल सेक्टर में। तो क्या सर माना जाए कि जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री का, उसमें ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कही जा रही है उसमें ये बजट कितना मील का पत्थर साबित होगा? की का बजट युवा शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति को समर्पित है और कर्तव्य की भावना से प्रेरित है और विकसित भारत की एक मजबूत नींव, विकसित भारत के लिए एक रोड मैप इस बजट में रिफॉर्म्स एक्सप्रेस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और इसमें हर सेक्टर के बहुत बड़े नए रिफॉर्म्स लिए गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर हो, चाहे ऑरेंज इकोनॉमी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, हर सेक्टर के लिए कई तरह के नए रिफॉर्म्स इस बजट में आज घोषणा की गई है। आने वाले समय में और भी कई नए रिफॉर्म्स आएंगे। बीते कुछ समय में जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए, लेबर कोड नया लागू हुआ, रेलवे में कई रिफॉर्म्स हुए, कई तरह के रिफॉर्म्स, एफटीए की घोषणा हुई, कई तरह के नए रिफॉर्म्स इन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। सर, बुलेट चलाने का सपना जो है लगातार प्रधानमंत्री जी उसकी बात कर रहे हैं और आप दिन रात मशक्कत भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के बाद अब जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देने की बात इस बजट में की गई है, माना जाए कि बुलेट का सपना जल्द ही साकार होगा? बिल्कुल, जिस तरह से अहमदाबाद और मुंबई के बीच में पहले हाई स्पीड कॉरिडोर का जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस से प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो नया अनाउंसमेंट करवाया है, वित्त मंत्री जी ने आज अपने बजट के स्पीच में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की घोषणा की है। चेन्नई बेंगलुरु, इससे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में यात्रा 1 घंटे 13 मिनट की हो जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी। आप देखिए, चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद एक तरफ से एक तरीके से सदर्न ट्रायंगल बन जाएगा ये। फिर मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट। तो एक तरीके से मुंबई, पुणे, हैदराबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट और वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो कि बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बिल्कुल क्षेत्र है, वो मात्र 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, वाराणसी से दिल्ली से वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का। ये करीब 4,000 किलोमीटर का है, जिसमें कुल मिल करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा जी। और आज एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी घोषणा हुई है, बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाला। बंगाल में दांकुनी से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुआ गुजरात में आने वाला दांकुनी सूरत फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ये 2052 किलोमीटर का है। ये देश के लिए बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनेगी। तो ये माना जाए कि इस बजट से भारतीय रेल को बहुत मजबूती मिलने वाली है, बहुत बूस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल, 2,78,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट आवंटित हुआ है और इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा।
सेफ्टी पे 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और ये 2,78,000 रुपए का करोड़ रुपए का जो बजट है ये यूपीए के समय से करीब 10 गुना अधिक है। इतना बड़ा फोकस है रेलवे के डेवलपमेंट में। सर, प्रधानमंत्री जी का ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर के भी खासा फोकस रहा है और IICT की घोषणा की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। हमारे दर्शकों को अगर आप समझाना चाहें सीधे शब्दों में तो इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा और क्या है IICT? हम सब जानते हैं कि आज क्रिएटर्स इकोनॉमी बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है जिसमें नौजवान युवा हर तरीके से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी कहानी को, अपने आसपास की न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को, सबको एक नए तरीके से बताते हैं और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान भी है। तो इस इकोनॉमी को, जिसमें ऑडियो विजुअल गेमिंग और एनिमेशन, इन सब का कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑरेंज इकोनॉमी की जो एक संकल्पना की है, इसमें पिछले वर्ष वेव्स का आयोजन किया गया था जो कि दुनिया भर के लिए एक नया बेंचमार्क बना है जी। अब उसके दौरान स्थापित की गई IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, उसको 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर्स लैब के माध्यम से जोड़ा जाएगा और उससे भविष्य में आने वाले समय में 20 लाख नया रोजगार उत्पन्न होगा। 20 लाख जी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले दिनों में युवाओं के लिए, यानी युवाओं को भी ये बजट जो है वो काफी मजबूती देने वाला है। बिल्कुल, ये बजट युवा शक्ति को समर्पित है, युवा शक्ति से प्रेरित है। माननीय वित्त मंत्री जी ने रिकॉर्ड 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया, तो ये नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा एक उदाहरण है। बस एक आखिरी सवाल सर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत जल्द आप सबमिट करने वाले हैं, भारत सबमिट कर रहा है और एक पैनल गठित करने की बात की गई है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, उससे कितना फायदा होगा? AI का आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग है और कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे अपने क्षमता को और बढ़ा सके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। इसीलिए AI के उपयोग का हर क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में कैसे इसका उपयोग हो, इसके लिए एक बड़ा प्रारूप तैयार किया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट अभी होस्ट करने वाला है आगामी दिनों में, तो इसके साथ ही साथ देश में कैसे AI का उपयोग करके एक बड़ी छलांग लगी जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेटा सेंटर के लिए भी बहुत बड़ा एक 20 साल का टैक्स हॉलिडे घोषणा की है, जिससे कि भारत डेटा सेंटर का सबसे बड़ा हब बन के उभरेगा आने वाले समय में। और IT सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर और बहुत बड़ी टैक्स की सिंप्लीफिकेशन की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आज करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस आज की घोषणा से और ये बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर 1.0, सेमिकॉन 1.0 की बहुत अच्छी सफलता के बाद में सेमिकॉन 2.0 से इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस बजट के माध्यम से विकसित भारत बनाने का एक नया रोड मैप हमारे सामने रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि ये जो बजट है ये युवा शक्ति को समर्पित बजट है और यह इंडियन इकोनॉमी को तो मजबूत करेगा ही, भारतीय रेल और IT सेक्टर के लिए भी यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। कैमरामैन योगेश के साथ राजेश राज, TD न्यूज़, दिल्ली। तो गागर में सागर नहीं भर दिया, आपको लगता है कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बजट में क्या कुछ खास बातें हैं। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आम बजट 2026-27 की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया लोक कल्याण को समर्पित यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। वहीं JP नड्डा ने यह भी कहा, निखिल, कि बीते 12 वर्षों में जो पूरा हेल्थ सेक्टर है, अगर हम उसमें बजट के आवंटन का इजाफा देखें तो ये 176% है। आइए आपको सुनवाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026-27 एक लोक कल्याणकारी और विकसित भारत के लक्ष्य को संकल्पित देश के आर्थिक विकास की गति को
नई दिशा देने वाला दूरदर्शी बजट है। यह सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी बजट है जो भारत को दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। यह देश की युवा शक्ति का बजट है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रतिबद्धता इसी बात से जाहिर होती है कि पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट ने 176% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष आवंटित 1,05,000 करोड़ से अधिक का बजट पिछले वर्ष के बजट से लगभग 9% अधिक है। इस बजट में मेंटल हेल्थ पर, मानसिक बीमारी से लड़ने वाले विषय पर एक विशेष फोकस किया गया है जो स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत रांची और तेजपुर स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थानों का जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है और जो उत्तर भारत में निम्हांस की नई घोषणा स्थापना करने की घोषणा सराहनीय है। जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना हर भारतवासी के लिए एक गौरव की बात है। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि के साथ साथ देश के हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष फोकस्ड आम बजट हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत में निर्मित दवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता के लिए और उनके मानकों पर खरा रखने के लिए जो सिडेस्को को अधिक मजबूत किए जाने का प्रस्ताव, यह भी बहुत सराहनीय है। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के तहत सरकार ने अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिसे आधुनिक जैविक दवाओं और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। फार्मा सेक्टर में और विकास के 3 नए नाइपर्स और मौजूदा 7 नाइपर्स को और उन्नत बनाने की घोषणा इस देश में फार्मा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। साथ ही रासायनिक उद्योग को मजबूत करने के लिए राज्यों में 3 विशेष केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। बदलती जीवन शैली की वजह से बढ़ते गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को निपटने के लिए एलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को और अधिक सबल बनाने का जो प्रस्ताव है और अगले 5 वर्ष में 1 लाख प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में तैयार होंगे। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। देश के हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर स्थापित किए जाने की प्रस्ताव से आम जनता को तत्काल चिकित्सा सुविधा सुलभ उपलब्ध होगी। मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन के लिए ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे नई दवाओं, टीकों और अत्याधुनिक उपचार तकनीकों को विकास संभव होगा। मैं पुनः इस क्रांतिकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हेल्थ सेक्टर में जहाँ तक बात की जाए तो मेडिकल टूरिज्म भी एक नया आयाम है कि किस तरह से मेडिकल टूरिज्म रिट्रीट, रिजुनोवेट और रिलिव के लिहाज से जब खोले जाएंगे तो ये भी आर्थिक व्यवस्था को और
सुदृढ़ बनाते हुए नजर बिल्कुल। आएंगे। और जो मुझे बात सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये आई कि जो जिला अस्पताल है हमारे, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। वहाँ ट्रामा सेंटर हर जिला अस्पताल और इमरजेंसी में अब जरूरी होगा। और पिछली बार से 9% बजट जो बढ़ा है वो शायद इन चीजों में खर्च होगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब आइए चलते हैं हमारे सहयोगी मुकुल के पास, जो बता रहे हैं इस बजट में क्या है खास। बात अगर बजट 2026 की जाए, इसमें आपको बता दें क्या कुछ खास रहा है, और खास तौर से सेक्टर वाइज आपको बताते हैं हमारे दर्शकों को कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या कुछ इस बार बजट में नजर आ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ क्या कुछ खास रहा है इस बार के बजट में, ये आपको बता देते हैं। दरअसल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक फोकस जो है वो नजर आ रहा है, और यहाँ पे सरकार का स्पष्ट संदेश भी है, क्योंकि विकास अगर हमें करना है ये बेहद जरूरी। और उसी के तहत हम देख सकते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12.2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, यानी विकास को गति किस तरीके से मिलेगी। और साथ ही टियर 2, टियर 3 जो शहर हैं वहां पर फोकस किया गया है, यानी अब इन शहरों में जो क्षेत्र हैं वहां विकास होगा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं इसमें भी इंफ्रा विकास जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड जो है वो उसका भी प्रावधान रखा गया है, इसका जिक्र किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए क्या कुछ नया। दरअसल मेडिकल टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है, और इसके साथ साथ जो नई बातें निकल कर आई हैं वो क्या है, आपको बता दें 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जो हैं वो खोले जाएंगे। किस तरीके से आयुर्वेद पद्धति पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए शुगर और कैंसर की जो दवाइयां हैं वो सस्ती होंगी, यानी उन पर जो शुल्क है वो कम होगा। वहीं फार्मा सेक्टर में करीब 10,000 करोड़ का जो निवेश है वो होता हुआ हमें नजर आएगा, जिसके चलते और बेहतर तरीके से जो क्षेत्र है इसका विकास हो सकेगा। वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनेगा भारत, इस तरह का हमारा लक्ष्य है, जिसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक और प्रमुख सेक्टर की। जी हाँ, अगर इसकी बात की जाए यानी डिफेंस सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ भी एक अच्छा बजट जो अब तक का सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय का, इसके तहत आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो रक्षा बजट है वो इस बार और बेहतर है। खास इस बार खासतौर से रक्षा क्षेत्र के लिए नज़र आ रहा है कैसे इसमें इजाफा किया गया है। और अगर देखा जाए 2026-27 का ये जो बजट है इसमें सबसे ज़्यादा बजट आवंटन जो है वो रक्षा क्षेत्र के लिए फिलहाल नज़र आ रहा है, अभी तक का सबसे अधिक। और यहाँ पर करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए का जो बजट आवंटन है वो रक्षा मंत्रालय को किया गया है। और आपको बता दें ये 2025-26 के जो बजटीय अनुमान से करीब 15% अधिक आवंटन ये अब यहाँ पर किया गया है।
और वहीं यानी कैपिटल हेड की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत रिकॉर्ड करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो किया गया है। वहीं पूंजी अधिग्रहण बजट में भी 24% की वृद्धि यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो किस मायनों में खास रक्षा मंत्रालय का बजट ये आप जान रहे हैं। वहीं ECHS के लिए करीब 12,100 करोड़ रुपए आवंटित यहाँ पर किए गए हैं इस बार के बजट में भी। और आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं शिक्षा क्षेत्र को भी लेकर। जी हाँ, शिक्षा क्षेत्र में क्या कुछ खास नजर आ रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें यहाँ भी जो बजट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी इजाफा शिक्षा क्षेत्र के बजट में किया गया है। आपको बता दें इस बार का जो बजट आवंटन है वो करीब 1,39,289 करोड़ रुपए का है, जबकि अगर बात पिछले बजट की जाए तो पहले ये 1.28 लाख करोड़ रुपए था। यानी बजट में सीधे तौर पर इजाफा हमें यहाँ नजर आ रहा है। और कैसे इस पर खर्च किया जाएगा, यानी स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर करीब 83,562 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च होंगे। इसके साथ ही हायर एजुकेशन की भी अगर बात की जाए तो उसके लिए भी करीब 55,727 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। और वहीं जो टेक्सटाइल उद्योग की भी अगर हम बात कर लें जल्दी से, तो वहाँ हमें आपको बता दें यहाँ भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। बुनकरों और कारीगरों पर एक फोकस जो है वो सरकार का नजर आ रहा है। और इस दौरान आपको बता दें जो वित्त मंत्री ने घोषणाएं की हैं, जिसमें रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू करने की बात इसमें कही गई है, जिससे इनको न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, वहीं पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण जो है वो भी किया जाएगा। यानी कैसे मध्यम वर्ग की बात की जाए, तमाम किसानों की बात की जाए, उनको लाभ मिलने जा रहा है। वहीं वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना के तहत भी हम देखेंगे किस तरीके से जो नए अवसर हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम जो है उसको बात कही गई है, कैसे और हम सशक्त करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से रेलवे की, आपको बता दें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो हैं उनका प्रस्ताव इस बार के बजट में रखा गया। और ये कौन से कॉरिडोर होंगे ये आपको बता देते हैं। मुंबई से पुणे रेल कॉरिडोर जो है उस घोषणा इसमें की गई है। और उसके साथ साथ जो बेहतर कनेक्टिविटी है वो इन कॉरिडोर्स पर हमें देखने को मिलेगी। पुणे से हैदराबाद रेल कॉरिडोर जो है हाई स्पीड कॉरिडोर ये जो बनाए जाएंगे, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने यहाँ पर की है इस बार के बजट में। हैदराबाद से चेन्नई रेल कॉरिडोर जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यानी कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ अगर देखा जाए हाई स्पीड कनेक्टिविटी हम मान सकते हैं। हैदराबाद से बेंगलुरु रेल कॉरिडोर जो है वो भी हम यहाँ देख पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जो आपने देखे। और आइए अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं सीधा स्टूडियो की तरफ। बहुत धन्यवाद मुकुल। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारी इस खास मैराथन कवरेज में बजट 2026। और वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आम बजट का स्वागत करते हुए इसे 2047 के विकसित भारत का गेटवे बताया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के गांव, गरीब और किसान को मजबूत करने का मिशन है ये बजट। बिल्कुल। और गिरिराज सिंह ने दूरदर्शन के संवाददाता मोहित शुक्ला से विशेष बातचीत की है। इस विशेष बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये उज्जवल भारत के भविष्य की नींव रखने वाला बजट है। कैसे देख रहे हैं? पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन यही है कि नरेंद्र मोदी की सोच आज का भी है, कल का भी है, 2047 के विकसित भारत का भी है। उसी का ये बजट है, 2047 का गेटवे है।
और इस बजट में इन्होंने एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल को रखा है और रोजगार भी एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा यही देता है। 5 करोड़ लोगों को हमने 10-25 तक मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार दिया है टेक्सटाइल ने। और सबसे बड़ा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को लिया है और इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आरडी मंत्रालय में लाखपति दीदी रखा। अब उनके नेतृत्व में हैंडलूम में हम 10 लखिया दीदी बनाएंगे। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब को सुन रहे हैं। लगातार वो ये बता रहे हैं कि इस बजट में गांव, गरीब और किसान को क्या मिला है और कैसे अब टेक्सटाइल मंत्रालय योगदान देगा रोजगार सृजन के क्षेत्र में। दिल्ली से कैमरा पर्सन कालरा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। बहुत अहम बात है कि उन्होंने कहा कि गेटवे ऑफ विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो ये लक्ष्य परिलक्षित होता हुआ नजर आता है बजट 2026 एक बात और मुझे अच्छी लगी, जैसे कि हर बार में बताते हैं कि लखपति दीदी को 10 लखिया दीदी बनाएंगे। चलिए, ये एक हमारे साथ अब चर्चा में शामिल होने के लिए 3 बेहद खास मेहमानों का विशिष्ट पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। पहले उनसे परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योति विज, डीजी फिकी। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील हर्ष महाजन साहब, मेंटर है फिकी हेल्थ सेक्टर के, और साथ ही साथ सुनील संघाई साहब जुड़ रहे हैं, चेयरमैन फिकी मार्केट्स कमेटी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले ज्योति जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है विकसित भारत 2047 को जब हम फ्यूचरिस्टिक तौर पर देखते हैं, ये एक दूरदर्शी बजट है। उस लिहाज से एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा देने को जो तमाम प्रावधान इस बजट में किए गए, जिसमें उन तमाम देशों के साथ जो FTAs हमारे हुए हैं उसका प्रतिबिंब भी इस बजट में दिखाई देता है, कैसे लेते हैं इसे आप? आपने जो कहा कि FTAs हुए हैं हाल फिलहाल में, सब जो ये FTAs हुए हैं उसमें मार्केट एक्सेस तो मिलेगा, पर हमारा दूसरा कार्य ये होगा कि हमको कम्पिटिटिव बनाना है। और ये सेक्टर्स हमारे जिसमें आज के बजट में राजीव ने कि ये आज का भी है, कल का भी है, 2047 का भी है। तो इसमें आज के प्रोग्रेसिव जो सेक्टर्स है, सेमीकॉन है या डेटा सेंटर्स है या क्रिटिकल मिनरल है, उनके बारे में अगर कुछ है तो भी काफी कुछ है। और कम्पिटिटिव ना तो हमें बेहतर एक्सेस मिलेगा, हमारी वहाँ पे ज्यादा निर्यात होगा, तो उसके चलते आपके पास वापस आएंगे ज्योति जी, क्योंकि निखिल हर्ष महाजन साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हेल्थ सेक्टर पर। जी बिल्कुल, हर्ष महाजन जी से हेल्थ सेक्टर में जिसको कहते हैं कि जबरदस्त बजट है, 9% की बढ़ोतरी है हर्ष जी, और किस तरह से इसमें देखते हैं R&D पर विशेष फोकस है, और ख़ास तौर पर जब हम स्वास्थ्य सेवाओं को पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचाने की बात करते हैं, कैसे ये बजट उन तक पहुंच रहा है? देखिए, ये बजट में जो माननीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने तीनों कर्तव्यों में हेल्थ केयर को इंक्लूड किया है। जी, पहला तो है कि बायोफार्मा के शक्ति बढ़ाई जाए। बायोफार्मा शक्ति बोली, वो ये ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत महंगी हैं, कैंसर में काम आती हैं, डायबिटीज में काम आती हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस हैं, वो उन्होंने 10,000 करोड़ अगले 5 साल में खर्च करने के लिए रखे हैं ताकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं उनको भारत लड़ सके, उनके साथ यहीं पे दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग हो, यहीं पे वो सोच हो, डिस्कवरी हो। और साथ के साथ उन्होंने ये भी किया कि जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं जो सर्टिफिकेशन देते हैं उसकी लेवल भी बढ़ाई जाए ताकि जो दुनिया की दर है बेस्ट उस पे वो रहे, यहां दवाई बने तो कोई क्वेश्चन ना करे कहीं भी दुनिया में। जी। दूसरा उन्होंने जो हमें जरूरी है टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक हेल्थ केयर पहुंचाने के लिए, वो है ट्रेन मैन पावर, स्किलिंग। उसके लिए भी उन्होंने जो
एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उन पे बहुत जोर दिया है और 1 लाख नए लोग अगले 5 साल में बने, उस पे उन्होंने फोकस किया है। तीसरा एक जो उनका फोकस रहा है वो है जो वृद्ध लोग हैं, जो जेरियाट्रिक्स है, उसके लिए 1.5 लाख की फौज तैयार करनी जो कि उनकी देखभाल कर सकें। हालांकि अभी हम एक बहुत नवयुवक देश है, पर फिर भी हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और अगले 10-15 साल में ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो उसका भी उन्होंने सोचा है। चौथा रहा, जहां तक बात है कि टेक्नोलॉजी यहीं बनाई जाए, देश में बनाई जाए, चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस हों, चाहे वो लैब इक्विपमेंट हो, उसके लिए भी उन्होंने हमें ये लगता है हेल्थ केयर सेक्टर में कि कुछ खास ही एम्फेसिस इस बजट का हेल्थ केयर पे रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी का लगता है ये सोच है कि एक स्वस्थ भारत ही विकसित भारत हो पाएगा। आपने बहुत अहम बात की है महाजन साहब कि जब हम जिन तमाम लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं उसमें वित्तीय अनुशासन के साथ साथ जो तमाम बजटीय आवंटन, खासतौर पर जिस तरह से हेल्थ सेक्टर के लिए किया गया, अपने आप में काबिल तारीफ है, और जिस तरह से मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात की गई है, ऐसे में एक और बढ़ावा है सुनील साहब, इसमें मैं आपको जोड़ना चाहूंगी कि यहाँ पर हम मार्केट एक्सेस की बात कर रहे हैं। कैसे हम मार्केट एक्सेस को बढ़ावा देते हुए देखते हैं सुनील जी, जब एमएसएमईज को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें चैंपियन बनाने की बात की जा रही है, और इसी चैंपियनशिप में जो असंगठित क्षेत्र है उसे भी एक एम्बिट में लाने की पूरी रिफॉर्मेटरी कोशिश की गई है इस 5 की बजट प्रस्तावना में। जी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। तो ये बहुत सही बताया आपने। देखिए, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पूरा एक वित्तीय व्यवस्था जो बन रही है, वो वित्तीय व्यवस्था अल्टीमेटली हर चीज को इम्पैक्ट करती है। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले हमारे बजट की चर्चा महंगाई से शुरू होती थी और महंगाई से खत्म होती थी। अब वो महंगाई वर्ड कहीं छुप गया है। क्यों छुप गया? क्योंकि हमारी वित्तीय व्यवस्था अब एक बड़ी ऑर्गेनाइज हो गई है। सर उसकी जगह वित्तीय अनुशासन ने ले ली, और वित्तीय अनुशासन के साथ साथ विकास ने भी ले ली, और इसीलिए ये जो बैलेंस्ड अप्रोच इस बार के बजट में दिखाई दी है, शायद यही वजह है। करेक्ट, बिल्कुल एकदम सही बताया आपने। तो जो देखिए वित्तीय अनुशासन है, जो हमने 4.4% इसका डेफिसिट पिछली बार टारगेट रखा था उसको अचीव किया। आगे के लिए 4.3, जो कि मार्केट वही एक्सपेक्ट कर रहा था, लगभग 4.3 का हमारा टारगेट है। जो बोरोइंग है वो भी हमारे ब्रॉडली जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उसके अंडर में है। डेफिसिट भी नहीं है। जो फ्यूचर रेवेन्यू का ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो भी मोर और लेस इन लाइन विद द मार्केट है। सो इसकी वजह से ओवरऑल एक जो इन्वायरमेंट बना है कि ये रियलिस्टिक बजट है और ये आगे हम अचीव करते जाएंगे। एक बार हमारी डेफिसिट कम होगी तो हमारी महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम होगा, और उससे सारे तबके को, इंडस्ट्री के सारे तबके को, चाहे वो एमएसएमई हो या लार्ज कॉर्पोरेट हो, वो सबको सुविधा मिलेगी और वो सबको बढ़ावा मिलेगा। प्लस हमारा ग्रोथ इंटैक्ट है, महंगाई कम है, इंटरेस्ट रेट कम आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, जिससे कि सबको सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल। हम ज्योति जी आपके पास आते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी ऑडियो इस बार हमको ठीक से मिलेगी। आपके उसी प्रश्न पर आते हैं। एफटीएस के विशेष संदर्भ में आप जानकारी दे रही थी, अपनी बात आप पूरी रखें कि किस तरह से अब मार्केट को, ख़ासतौर पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनके लिए भी एक अच्छा कंपटीशन भी है, मार्केट भी खुल गया है, और इस बजट में इसका ख्याल रखा गया है कि एमएसएमईज जो है वो ग्रो कर सके। चलिए, ये शायद टेक्निकल फ्रीज हो गया। इसी सवाल को हम जो सुनील साहब हैं उन पर लेकर चलते हैं। सुनील जी, किस तरह से जब हम एमएसएमईज को सपोर्ट करने की बात करें तो इस पूरे बजट में हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का उदाहरण देखा, और ये तमाम रिफॉर्म्स कैसे, जिस ग्रोथ मोमेंटम का जिक्र हमने आर्थिक सर्वेक्षण में देखा कि ये ट्रेजेक्ट्री लगातार मेंटेन रहेगी, उसे कैसे बूस्टर डोज देता हुआ नजर आता है आपको?
जी, सो एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली कई चीज़ें, टारगेटेड अप्रोच है और प्लस ओवरऑल अप्रोच है। टारगेटेड अप्रोच देखिए 10,000 करोड़ का जो इक्विटी इन्फ्यूजन वो फंड की बात की गई और वो फंड के थ्रू उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। पिछले साल बजट में शायद आपको याद होगा 1 लाख करोड़ रखा गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वैसे इस बार एमएसएमई का 10,000 करोड़ जी, प्लस उनको फाइनेंसिंग के लिए वर्किंग कैपिटल जो बिल डिस्काउंटिंग और फाइनेंसिंग की बात की गई वो है। तीसरा मैंने अभी बताया कि इंटरेस्ट रेट हमारा कम होगा क्योंकि हमारी बोरोइंग कम होगी, फिस्कल डेफिसिट कम होगी, उसका फायदा एमएसएमई को मिलेगा। चौथा जो इनडायरेक्ट फायदा होता है क्योंकि आप बड़ी इंडस्ट्री को, सो डेटा सेंटर लीजिए, डेटा सेंटर में हमने प्रपोजल दिया कि जो भी फॉरेन कंपनियां अपना डेटा सेंटर यहाँ लगाना चाहेंगी उनका टैक्स फ्री, उनकी इनकम टैक्स फ्री होगी 2047 तक ना। वो जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो उनका पूरा इकोसिस्टम आता है और वो जितना इकोसिस्टम है वो एमएसएमई ही होता है, तो उसके थ्रू एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। बायोटेक ले लीजिए, अभी इसके पहले आप हेल्थ केयर की चर्चा कर रहे थे, तो बायोटेक में एग्जैक्टली जैसे एक बड़ी फार्मा कंपनी होगी जो बायोटेक, बट उसके साथ जो सेंटर बनेंगे वो सारे एमएसएमई के होते हैं और वो पूरा इकोसिस्टम उसके साथ डेवलप होता है। तो ये बड़ा कंपोजिट विकास का रास्ता है जिसमें कि ये सारे चीज़ें मिलके अल्टीमेटली एमएसएमई को ये बढ़ावा देगी। और आप देखिए एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ लगभग 100 सैकड़ों एमएसएमई एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ डेवलप होती है। आपने बहुत अहम बात कही कि जिस तरह से जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जैसे कि हमने बायोटेक की बात की तो बायोफार्मा शक्ति बनाने की बात इस बजट की प्रस्तावना में प्रस्तावित रही है और ऐसे में अब हेल्थ केयर सेक्टर को इससे आने वाले सालों में क्या कुछ फायदा होगा इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन बिल्कुल, और जो एमएसएमईज की बात सुनील जी कर रहे थे, दरअसल उनका ये भी कहना था कि जब वो कहते हैं कि एक कोई बड़ी फैक्ट्री डेवलप होती है, एक बड़ा यूनिट डेवलप होता है, तो एंसिलरी यूनिट्स से लेकर के और बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप होती है निश्चित तौर पर, और इसको सरकार बूस्ट देने जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा हमारी इस मैराथन बजट पर जारी रहेगी। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही, थोड़ा सिंपल सोचो। नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय? तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही, थोड़ा सिंपल सोचो। नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बजट 2026-27 में आयुष मंत्रालय को मिले बढ़े हुए बजट को लेकर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव खासे उत्साहित नजर आए।
डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ फंड बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आयुष को देश की मुख्यधारा स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने विशेष बातचीत की केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार विकसित भारत के लक्ष्य के साथ बजट पेश किया है और हेल्थ सेक्टर और आयुष सेक्टर को भी इस बजट से खासी उम्मीदें थी और पहली बार इस बजट में आमूल परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव साहब मौजूद हैं। सर, बड़ा उत्साह जिस तरह से हेल्थ और आयुष मंत्रालय को इस बजट में उम्मीदें थी उससे कहीं ज़्यादा मिला है। किस तरह की प्राथमिकताओं के साथ आप इस बजट को देख रहे हैं? ये जो आज हमारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी ने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो 2026-27 का बजट पेश किया, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने रखा। खास करके लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं वो सस्ती और अच्छी सेवाएं सभी लोगों तक मिलना चाहिए, इसका ध्यान पूरी तरह से ये बजट में रखा गया है। इस बार का बजट एलोकेशन जो आपके मंत्रालय को हुआ है और किस तरह से योग को आज एक्सेप्ट कर रही है दुनिया, तो इसमें आयुष मंत्रालय का एक बड़ा योगदान है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये देखिए, हमारा जो आयुष यानी कि हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ है, दवाइयाँ है, ये दोनों तरफ से काम करती है। ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। कोई बीमारी ना हो इसके लिए भी योगा, आयुर्वेदिक या हमारा आयुष का वहाँ पर संबंध आता है, और कोई बीमारी हो जाती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी दवाइयाँ हमारे आयुष विभाग में, आयुर्वेदा सभी में हमारे वो दवाई। वित्त मंत्री ने भी हर सेक्टर की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, आयुष, हेल्थ, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें थी उसका पूरा करने का काम किया। कैसे देख रहे हैं इस ओवरऑल बजट? लगभग 1,06,530 करोड़ तक उसको बढ़ाया गया है। बहुत बड़ा बजट हमारे स्वास्थ्य विभाग को दिया है। हमारे आयुष का भी बजट पिछले 2025-26 के बजट के तुलना में 10% उसमें बढ़ोतरी की गई है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का बजट कहीं ना कहीं विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है और खासकर आयुष मंत्रालय के लिए इस बजट से खासी उम्मीदें हैं और लगातार जिस तरह से आयुष मंत्रालय कार्य कर रहा है, इस बार का बजट निश्चित तौर पर उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का काम करेगा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। निखिल, में बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि कर्तव्य भवन में ये बजट तैयार हुआ और तमाम जो कर्तव्य हैं इस बार वो इस बजट प्रस्तावना में प्रस्तावित किए गए। जी बिल्कुल, और इस बजट प्रस्तावना पूरे किए गए। आयुष मंत्रालय की बल्ले बल्ले रही है अगर मंत्रालय के लिहाज से देखें, और जो आम लोगों तक, जब हम बार बार कह रहे हैं कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक ये पहुंचता है बजट, तो हेल्थ केयर के लिए ये जरूरत भी है। बिल्कुल, क्योंकि कोविड में हमने देखा था कि वही तमााम पद्धतियां वापस आई जो हम कहीं खो चुके थे। बिल्कुल, और उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही। 3 नए आयुर्वेदा के एम्स जो हैं वो मिल रहे हैं देश को। बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, दर्शकों कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा?
लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और ख़ास मेहमानों से इस बजट 2026 पर जो हमारी चर्चा है वो जारी रहेगी। हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुनील चंगाई जी जो कि चेयर फिक्की मार्केट्स कमेटी के हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अगर हम ये जानना समझना चाहें, क्योंकि हम जब बार बार कहते हैं कि 2047 तक का जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है और हर एक व्यक्ति की उसमें भागीदारी हो, हर एक व्यक्ति तक सरकार भी उसको पुशअप दे सके, इस लिहाज से अगर मैं इन टोटलिटी आपसे समझना चाहूं तो किस तरह से देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे इस बजट का? देखिए, ये ओवरऑल बहुत बैलेंस्ड बजट है, क्योंकि एक तरफ आप जो पिछली बार ब्रेक के पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट हमने मेंटेन किया है, बोरोइंग हमने मेंटेन की है, ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट इससे कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगी, ग्रोथ हमारा मेंटेन होगा। उसके साथ साथ हमने एक्सपेंडिचर को नहीं काटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करती है तो प्राइवेट सेक्टर भी आता है और वो उसको साथ में ऐड करता है। सो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है और फिर प्राइवेट सेक्टर आता है, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। उसमें करीब 8 से 9% का बढ़ावा किया गया है, तो लगभग 12.5 लाख करोड़, 12,20,000 करोड़ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान है। उसके बाद कल लगभग 3 से 4 लाख करोड़ स्टेट से आएगा, तो वो मिला के 15-16 लाख करोड़ होगा। फिर प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे हमारा आएगा, जिससे कि रोजगार मिलेगा। तो जो आपने आम आदमी की चर्चा की, अल्टीमेटली उनका रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करेगी। और ये लॉन्ग टर्म प्लान दिमाग में रख के किया गया है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का 2022 से सिलसिला शुरू हुआ था, हम खुद देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट अब हमको दिखने लगा है। जितने रोड बनने लगे हैं, एयरपोर्ट्स बनने लगे हैं, उसका इम्पैक्ट अब हमको दिखने लगा है। और ये यदि कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली हम ओवरऑल विकास की दर बढ़ेगी, और जिससे हम सबको फ़ायदा होगा, हर आम आदमी को फ़ायदा होगा। सो बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, एक्सपेंडिचर को भी नहीं कम किया गया है और एट द सेम टाइम डेफिसिट भी नहीं बढ़ाई गई, जिससे कि महंगाई भी नहीं बढ़े। वही सुनील साहब, क्योंकि हम यहाँ पर भारत की सुधार एक्सप्रेस की भी बात कर रहे हैं जो इस वक्त स्पीड में चल रही है, करीबन 350 से ज़्यादा ऐसे सुधार कार्य हैं जो किए गए। इस सुधार एक्सप्रेस में जब हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसे कितना बड़ा पुशअप आप मानते हैं और किस तरह से ये रोजगार और निवेश के मोर्चे पर एक सकारात्मक सूचक है? सुधार में सुधार देखिए 2 लेवल पे होता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप आज भी बजट में आपने उसका मेंशन सुना, बट ये स्टेट लेवल पे ज़्यादा होने की ज़रूरत है, और वो कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट की पार्टनरशिप की ज़रूरत है। बिकॉज जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, खास करके लार्ज बड़े प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन है, वो तो स्टेट लेवल पे ही होता है, और वहाँ स्टेट लेवल पे सुधार की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हम बात करते हैं, या ईज़ ऑफ लिविंग, आज हमने ईज़ ऑफ लिविंग की बात की, वो स्टेट लेवल पे होनी ज़रूरी है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस किया होगा बजट में, पहले जब भी अलोकेशन होता था तो ये प्रोजेक्ट ये स्टेट का, ये प्रोजेक्ट ये स्टेट का। इस बार जितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए वो स्टेट का नाम नहीं अनाउंस हुआ, ये हुआ कि ये चैलेंज बेसिस पे होगा। चैलेंज बेसिस का मतलब ये होता है कि सारे स्टेट उसको बिड करेंगे, और जो स्टेट सबसे ज़्यादा अच्छा करेगा, जो बढ़िया सुविधाएं देगा, उस स्टेट को वो प्रोजेक्ट मिलेगा, वहाँ के लोगों को। तो उसमें सारे स्टेट कॉम्पीट करेंगे आपस में। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर अलोकेट करेगी कि मैं ये स्टेट को दे दूँ, ये इस स्टेट को दे दूँ। जैसे 5 लार्ज यूनिवर्सिटी कॉरिडोर की बात हुई, राइट? अब वो हो सकता है कि 5 अलग अलग स्टेट, डिफरेंट स्टेट बिड करें उसके लिए, और जो सक्सेसफुल होगा वो लेके जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा चेंज है इसमें कि ये कंपटीशन किया जाएगा। तो इस तरह से ये भी सुधार की एक प्रक्रिया है।
जी 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 निश्चित तौर पर ये सुधार की प्रक्रिया है और ये लगातार, जैसे आप कह रही हैं कि जो सुधार की एक्सप्रेस है वो लगातार आगे बढ़ रही। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय के साथ विकास को बढ़ावा देगा। लेकिन जो कानून अभी इतने इफेक्टिव नहीं है, ऐसे कानूनों को बदलने के संबंध में जो हमारी सरकार विचार कर रही है, वैसा बिल भी मतलब लोकसभा में अभी आया है। मुझे लगता है कि कुछ कानूनों में अमेंडमेंट करना, कोई बदल करना, नए कानून लाने की आवश्यकता होती है और इसीलिए मतलब सरकार की तरफ से ये प्रयत्न किया जा रहा है। तो युवा शक्ति को समर्पित ये बजट, जहां पर गरीब, किसान, महिला, युवा कोई वंचित न छूटे, सभी मुख्यधारा में शामिल रहें और उसी समावेशी विजन के साथ ये बजट विकसित भारत 2047 को लगातार परिलक्षित करता हुआ। बिल्कुल 2047 का जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे सामने है और उसको ये बजट उसको बूस्ट देता हुआ, उसको पूरा करता हुआ हम सब के लिए भी ये एक चैलेंज है कि हम सब उसमें जुड़ें और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और आंचल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।